हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 3 के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम से आप लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट 3 का वीडियो। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके सब्जेक्ट में क्लाउड कंप्यूटिंग अगर है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का लिंक दिया है, जहाँ पर आपको 5 यूनिट की वीडियो मिल जाएगी, 5 यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे, 5 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, जहाँ से आपको सारे कोर्स अवेलेबल होंगे जो भी वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग की है। तो चलो फटाफट हमेशा की तरह अब हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक एंड कैजुअल फॉर्म, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, वेल फॉर्म फार्मूला की बात करेंगे, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, यूनिफिकेशन की बात करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग की बात करेंगे, रिजोल्यूशन इन प्रेडिकेट लॉजिक की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। और हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। इस वीडियो के फर्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस पूरे वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से चीज़ों को समझाने वाला हूँ, बहुत डीप में नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा समरी टाइप में ही इस वीडियो को मैं बनाया हूँ, ताकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर ज़रूर कर पाओगे। तो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाद में लोग कमेंट करते हैं कि आपने बहुत डिटेल से नहीं बताया। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत मेल किया, कमेंट किया, तो मैं एक समरी टाइप का वीडियो यूनिट 3 का मैं बना रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बारे में। तो यहाँ पर इसको मैं इन्फ्रेंस रूल्स इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहते हैं। तो सबसे पहले चलो इसके पहले पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज़ अनदर वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक आपको कीवर्ड दिख रहा है, 2 वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप पिछली वीडियो देखे हो तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एक तरीका है, एक रास्ता है, कह सकते हो। क्या रास्ता है? नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसे कि देखो, राम घर जाता है, जैसे मैंने बताया था कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, कि जो हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है, जो हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर हैं वो क्या है? डेटा है, ठीक है। और हम कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से ले रहे हैं, और जब हम इन डेटा को यूज करके किसी के सामने कोई आंसर देते हैं, कोई इसमें से सेंटेंस बनाते हैं, तो वो आपका होता है नॉलेज। यानी कि आप उस डेटा को यूज करके कुछ बोल रहे हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो नॉलेज है, यानी कि कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कोई आंसर कर रहा है, जैसे कि राम घर जाता है, आप खाना खाते हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। अब आप बोलोगे कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्यों आया? तो भाई साहब, हम लोग इंसान हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो एक तरह का प्रोग्राम, एक तरह की मशीन है। तो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड टेक्निक्स लगेगी, चीज़ें लगेंगी वहाँ पे। तो उसके लिए उस नॉलेज को मशीन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए आपका आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ठीक है। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आ जाता है। तो इसी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है, कैसे इसमें सिंबल वर्क करता है, कैसे किसी सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा देखेंगे। फिर उसको दिया है इट इज़ एन एक्सटेंशन टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। इसके पहले आपका जो प्रोपोजिशनल लॉजिक था वो यूज में आ रहा था, लेकिन अभी जो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आ गया, ठीक है। तो इसे एक तरह का कर सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है। अब प्रीपोजिशनल लॉजिक में आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग यूज करते थे निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लाइज, इफ़, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते थे। जैसे कि मैं कुछ का नाम, मतलब कुछ मैं सिंबल बना देता हूँ, अभी आपको याद आ जाएगा। जैसे देखो, ऐसे बनाते थे तो ये आपका हो जाता था नॉट, इसे निगेशन बोलते थे। ऐसे बना देते हैं तो इसे हम एंड बोलते हैं। ऐसे बना देते हैं तो हम इसे और बोलते हैं, जिसे डिसजंक्शन बोलते हैं। ऐसे बनाते हैं तो इम्प्लाइज बोलते हैं, और ऐसे ऐसे जब कर देते हैं तो इसे इफ़ बोलते हैं, IFF। तो ये चीज़ें आप लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक वगैरह में पढ़े होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा।
ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है एक तरह का रास्ता है, क्या रास्ता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो है प्रीपोजिशनल लॉजिक का एक्सटेंशन है। आई होप कि एक लाइन जो है आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो, रिप्रेजेंट द नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट इन अ कंसाइज वे। अब देखो, सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज सुनो। नेचुरल लैंग्वेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, या कोई भी आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, तो वो नेचुरल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो उस नेचुरल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिप्रेजेंट द नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट, नेचुरल लैंग्वेज का जो स्टेटमेंट है उसे कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अभी हम आगे देखेंगे कि एक सेंटेंस बड़ा सा है, उसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज करके छोटा सा कर देते हैं। तो कैसे करते हैं वो हम ही आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज आल्सो नोन एज प्रेडिकेट लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो इसे हम प्रेडिकेट लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं। तो आपको जब भी एग्ज़ाम में इस तरीके से कभी दो नाम से पूछता है, कोई एक नाम यूज करता है, तो कंफ्यूज मत होना वहाँ पे। आप इतना समझ जाना कि सेम ही चीज़ है। बहुत बार एग्ज़ाम में होता है कि चीज़ों को हम लोग पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन ना समझ में आने की वजह से हम लोग उसका आंसर लिख के नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आप लोग समझ के जाया करिए। जब एग्ज़ाम में से निकलते हो तो पता चलता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये था। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप में से किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में गए आप, क्वेश्चन पढ़े, समझ में नहीं आया, लेकिन आंसर पता था। और वो आंसर कब बाद में पता चला, बाहर अपने दोस्त से पूछे, आपका दोस्त बोला यही लिखना था, आप बोलते अरे यार यही आंसर लिखना था, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। तो क्वेश्चन देखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो क्वेश्चन भी समझना, समझ के जाइए, पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज, ठीक है, दैट डेवलप्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स in a more easy way and can also express the relationship between those objects। अब जो भी इस वर्ल्ड में एंटिटी है वो सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्ट ही तो हैं। अब आप लोग जावा वगैरह में पढ़ते होगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये कार नाम का क्लास बना लेते हैं और फिर उसके बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी उसमें कुछ डिफ़ाइन कर देते हैं। उसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने BMW कार बना लिया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो यानी BMW के अंदर उस कार की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, ठीक। तो मतलब जावा वगैरह में चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं जावा वगैरह पे सीरीज ला सकता हूँ। तो चलो बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की। तो जो भी, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक बहुत ही ईजी वे में ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, FOL इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एज्यूम्स द फॉलोइंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या एज्यूम करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट में क्या आता है, जैसे कभी आपको बोल देगा A होता है ना, कभी A का रिलेशन B से ये है, तो ऐसे करके A B कुछ हो सकता है, लोग हो सकते हैं ऑब्जेक्ट में, नंबर्स हो सकता है, कलर्स हो सकता है, तो वर्ड्स, थ्योरीज, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। फिर रिलेशंस के अंदर क्या होता है, द सिस्टर ऑफ, हम रिश्ता बता रहे होते हैं ना कि वो उसकी बहन है, ब्रदर ऑफ, उसका भाई, ठीक है, हैज़, कलर, कम्स बिटवीन, ये सारी चीज़ रिलेशन में आ जाए। अब फंक्शन क्या होता है कि आखिर में जो बंदा है, ठीक है, वो फादर का रिश्ता है, बेस्ट फ्रेंड का निभाता है रिश्ता, थर्ड इनिंग ऑफ, एंड ऑफ, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं फंक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप कि कुछ चीज़ें आपको इन्फ्रेंस रूल्स के अंतर्गत समझ में आया होगा। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ देगा कि इन्फ्रेंस रूल्स बताओ, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बताओ, और ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो। अगर 2 नंबर में आता है तो भी लिख सकते हो। अगर आपका 10 नंबर में बहुत कम पूछता है, तो अगर 10 नंबर में आता है तो यहाँ पर कुछ आपके कुछ लॉजिक्स होते हैं, अभी मैं आगे बताऊँगा। यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब 10 नंबर में पूछता है तो हम उसको आंसर करते हैं। तो इन्फ्रेंस रूल्स इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कुछ एग्जाम्पल्स की चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल में मैं कुछ नाम लिख देता हूँ आपका। तो सबसे पहले आपका आता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन आता है। और मैं यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ, और दूसरा आपका आता है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के बारे में बता देंगे मैं। और यहाँ पे तीसरा लिखता हूँ और यहाँ पर एक चौथा,
ठीक है। अब ये एक एक करके मैं बता दूंगा। उसके बाद आता है आपका एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन, और फोर्थ वाला आपका आता है एग्जिस्टेंशियल। एक सिंबल है ऐसा, आपको यहाँ इस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। और एक सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा, ठीक है, तो इस सिंबल को बोलते हैं सम, ठीक है, फॉर सम करके बोलते हैं, ठीक है, फॉर सम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल कहीं भी आए तो कंफ्यूज ना होना, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, इसको फॉर सम पढ़ते हैं। तभी आगे मैं इसका यूज करके भी बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग क्या कर, क्वांटिफायर्स होते हैं ये, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ऑल बॉयज़ आर, जैसे बोल सकते हैं ना कि ऑल बॉयज़ आर गुड, ठीक है। तो यानी कि ऑल बॉयज़ आर गुड में आपका क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, कहाँ गया, ये वाला लगेगा, ठीक है। और फॉर सम में जैसे कि आप बोल सकते हो कि सम स्टूडेंट गॉट गुड मार्क्स, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाओगे। समझ में आ गया कि अगर सभी लोगों की बात आए तो ये वाला यूज करते हैं फॉर ऑल वाला, और जब कुछ वाली बात आती है तो इसको यूज करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आई हो कि आपका दूर हो गया होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन में आपका आता है एक फार्मूला, सिंपल सा मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा याद करने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है पी सी बाई फॉर ऑल इंटू पी एक्स, ठीक है, ये नहीं रहेगा। तो ये आपका फार्मूला होता है। और आपको एक एग्जांपल के टाइम में ऐसे लिख देना है कि ए कार हैज़ फोर व्हील्स लिखना है। और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर ऑल पी एक्स, ठीक है। तो यानी कि ऐसे फिर करके लिख देना, ये वाला पूरा सेंटेंस आपका आ जाएगा यहाँ पर, और ऐसे कर देना, यानी कि एक्स जो है, ठीक है, आपका कार वगैरह आ गया। अभी मैं आगे बताऊंगा ये कैसे लिखते हैं ना, अभी मैं आपको एक कैजुअल फॉर्म में आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें लिखते हैं। तो ये चीज़ आप ऐसे करके लिख दीजिएगा, फॉर ऑल एंड पी एक्स लिख देंगे, और एक कार हैज़ फोर व्हील्स, तो आपका यूनिवर्सल जनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल इंटेंसिएशन का देखते हैं। तो इसमें आता है फॉर ऑल इंटू पी एक्स, नीचे आता है पी सी। बस इसी फार्मूला को आपको उल्टा कर देना है, ठीक है, ठीक है। इसी फार्मूला को बस आपको सिंपल उल्टा कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल लेता हूँ, एवरी पर्सन ईट मैंगो, ठीक है। और मोहन ईट मैंगो, ठीक है। और फिर मैं लिख देता हूँ अजय ईट मैंगो, और राजेश ईट मैंगो। तो यानी मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, कुछ समझ पा रहे हो, कुछ दिमाग में आ रहा है? यानी कि इन सारे सेंटेंस को देख के आपको लग रहा होगा कि ये पहले के बाद जितने भी चीज़ें आ रही हैं ये पिछले वाले के नॉलेज पर बेस्ड है। यानी कि बस इतनी सारी चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं ये आपका सेम है। तो यानी कि जब हम लोग इस लॉजिक को यूज करते हैं, जब ऐसे मतलब ऐसे इस फॉर्म में जब ऐसे करके जब बनाते हैं, अभी आगे बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी बार बार नहीं लिखी जाती हैं, किसी सिंबल के थ्रू आपको बस वहाँ पे दिखा देना होता है, ठीक है। तो ये होता है इसके अंतर्गत। अब एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन के अंतर्गत क्या होता है, इसका फॉर्म एग्जिस्टेंशियल जैसे ही आता है तो उल्टा ई बना देना, ठीक है, इंटू पी एक्स और पी सी, ठीक है। तो बस इतना करना है, इसी फार्मूला में बस आपको एग्जिस्टेंशियल का सिंबल ये वाला ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आप एक एग्जांपल आप लिख देना। अब देखो मैंने बताया था सम पढ़ते हैं, तो सम स्टूडेंट गॉट गुड मार्क्स इन AI, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स पी भी और PR, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दोगे तो आपका काफ़ी चांसेस हैं
कि एग्ज़ामिनर आपका आंसर देखेगा और कहेगा कि हाँ इस बंदे ने सही लिखा है, ठीक है, जो कि ये सही है। शॉर्ट में आप इसका लिख सकते हो, लेकिन ये फार्मूला ज़रूर लिखना जो मैं बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत आता है एग्जिस्टेंशियल, इंट्रोडक्शन में आपका आ जाता है पी सी और ये इसको फॉरसम बोलते हैं, उसके बाद पी एक्स आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल सकते हो कि इसका एग्जांपल जो है आप बोल सकते हो राम गॉट गुड मार्क्स इन एआई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसीलिए राम गॉट गुड मार्क्स इन एआई, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि सम स्टूडेंट गॉट गुड मार्क्स इन एआई, यहाँ पे समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सम स्टूडेंट यानी कि काफ़ी मतलब कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट को गुड मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसमें से यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक बंदे को कर रहा है, समवन कोई एक बंदा है, ठीक है, उसको राम गुड मार्क्स इन एआई, मतलब किसी एक बंदे को टारगेट करके किया गया है। तो इसका जो ऐसे लिखाएगा फॉर सम एक्स पी एक्स ऐसे करके लिखाएगा, बस सिंपल सा यही है। तो इतनी सी चीज़ आप अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसको लिखिएगा। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक एंड कैजुअल फॉर्म क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें आपको थोड़ा भी क्लियर होगा कि जो मैं पीछे बता रहा था कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उन सारी चीज़ों को चलो एक बार समझ के देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले मैंने लिया है जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड, यानी जो एक जॉन बंदा है वो सारे तरह के फूड को यूज करता है, खाता है, मतलब पसंद करता है तभी तो खाता है। तो मैंने पीछे बताया था ऐसे जो लिखा रहता है इसको फॉर ऑल बोलते हैं, और ऐसे जो लिखा रहता है इसको फॉर सम बोलते हैं। अब आपको देखना है कि सम कहाँ पर लिखा है, ऑल कहाँ पे लिखा है। तो यानी कि जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड, यानी अब समझ में आ गया कि ऑल लिखा है तो मुझे इस सिंबल को यूज करना है। तो बिना कुछ सोचे समझे ये सिंबल आपको ऐसे बना देना है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ फूड, ठीक है, जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड। तो सबसे पहले क्या लाइक किया जा रहा है, पूछो क्या लाइक किया जा रहा है, फूड, तो सिंपल सा फूड लिख दो, ठीक है। फूड मान को चलो मैंने इसे एक्स कर दिया, ठीक है। अब फूड क्या लाइक किया जा रहा है, फूड लाइक किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है लाइक, ठीक, किसके थ्रू लाइक किया, तो ये इम्प्लाइज कैसे लगाते हैं, इम्प्लाइज, ठीक है। तो कौन लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कर रहा है जॉन, तो इसमें एक ब्रैकेट बनाना है। अभी यहाँ पे कुछ मत लिखो, अभी लिखना कौन लाइक कर रहा है, जॉन लाइक कर रहा है, ठीक है। तो जॉन लाइक कर रहा है, ठीक, तो जॉन लाइक कर रहा है किस चीज़ को लाइक कर रहा है, फूड को, यानी कि हम फूड को एक्स लिख चुके हैं, अब हम फूड नहीं लिखेंगे, अब हम आप लिखेंगे एक्स। अब जॉन जो है ये फूड को क्या कर रहा है, नहीं लिखे, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लाइक्स। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ये देखो पूरा तो लिखा हुआ है जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड। तो अब इसको हम जो हमने फर्स्ट प्रेडिकेट लॉजिक के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, तो क्या है फॉर ऑल, मतलब जो फूड है वो जॉन के थ्रू लाइक किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एप्पल्स आर फूड, ठीक है, एप्पल्स आर फूड एकदम सिंपल से लिखा है। तो एप्पल्स आर फूड क्या है, तो इसमें तो ऑल है नहीं कुछ, सम है नहीं कुछ, तो यहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं है, सिंपल सा फूड लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एप्पल्स आ जाएगा, सिंपल सा ऐसे ही। एप्पल्स आर अगर फूड लिखा है तो जो एप्पल्स हैं वो फूड हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो फूड है वो क्या है, एप्पल्स हैं, तो ऐसे बस सिंपल से लिख देना है। बिल ईट्स मैंगो एंड इज स्टिल अलाइव, ठीक है। तो बिल जो है वो मैंगो मतलब आम खाता है और अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि इसमें काम क्या किया जा रहा है, इसमें काम किया जा रहा है खाने का, मेन चीज़ खाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है ईट, ठीक है, ईट लिखना है। और किसके थ्रू खाया जा रहा है, कौन खा रहा है, बिल, यानी बिल एक बंदा है उसके थ्रू खाया जा रहा है। क्या खाया जा रहा है, मैंगो, ठीक है, मैंगो खाया जा रहा है। और यहाँ पे देखो एंड है, तो एंड का मैंने बताया था ऐसे अगर सिंबल है तो उसे एंड बोलते हैं, ऐसे है तो उसे और बोलते हैं। एंड है तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ये वाला सिंबल,
ठीक है। और यहाँ पर देखो एंड के बाद क्या है, एलाइव है, फिर एलाइव, कौन एलाइव है, कौन एलाइव है, कौन एलाइव बताओ, बिल एलाइव है, तो यानी यहाँ पे बिल लिख देना है, सिंपल सा ऐसे लिख दोगे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। शी ईट्स एवरीथिंग, बिल ईट्स, मतलब वो सब कुछ खाता है जो बिल खाता है, ठीक है। तो शी ईट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब ऑल, ऑल आ गया ना, तो फॉर ऑल, ठीक है। तो ये लिखना है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद जानते हो क्या करो, ईट्स, खाने का काम यहाँ पे भी किया जा रहा है, और बिल, अब देखो फॉर ऑल जिसको किए थे, सुई जो किया था, ठीक है, सब कुछ खाता है, तो उसको हम लोग एक्स कर देंगे, फिर इम्प्लाइज ईट्स एक्स सुई, ठीक है। तो बिल जो एक्स वाला है ना, तो एक्स जो हमने किया फॉर ऑल वाला, जो हम लोग एस फॉर ऑल वाला किए थे, तो ये सब कुछ खाता है जो बिल खाता है, ठीक है। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये आपका आ जाएगा प्रीडिकेट लॉजिक में, प्रीडिकेट लॉजिक में आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा प्रीडिकेट लॉजिक में, कैजुअल फॉर्म में अगर बोलें। और जो क्लॉज फॉर्म होता है ना, उसमें सिंपल सा देखो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, जो भी क्लॉज फॉर्म में अगर जो फॉर ऑल है, ठीक है, फॉर ऑल है, वहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे निगेशन का सिंबल लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे निगेशन का सिंबल लगा देना है। और जो इम्प्लाइज है इसकी जगह पे आपको ये लगा देना है जो कि और का है, मैं सर्कल बना देता हूँ, सिंपल, और कुछ नहीं होता है। और क्लॉज में हमने एप्पल्स आर फूड, एप्पल्स आर फूड वाला जो रहता है वो आपका सिंपल सा है, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। बस आपको फॉर ऑल सर्च करना है और इम्प्लाइज देखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। बाकी डीप में तो अच्छे से अगर डिस्कस करेंगे तो किसी एक का 4-5 पार्ट बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। बिल ईट्स मैंगो एंड इज स्टिल अलाइव, जब एंड कीवर्ड आपको दिखेगा क्लॉज फॉर्म बनाने के लिए, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे कि एंड है ना, तो दो चीज़ हो गया, यानी दो चीज़ आ गया ना। तो देखो एंड ये जोड़ रहा है, इसको एक किनारे लिख दो, ठीक है, ईट्स मैंगो एंड बिल, ठीक है। और दूसरा आपका आ गया अलाइव बिल, सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड नहीं। जब एंड दिखे तो दोनों को ए और बी के फॉर्म में अलग अलग लिख देना है, ठीक है। फिर देखो सो ईट्स एवरीथिंग बिल ईट्स, अब देखो इम्प्लाइज आ गया, तो आपको क्या करना है, भी बनाना है, तो सिंपल सा आपको भी कर देना है। और ये जो ईट्स वाला पार्ट है इधर लिख देना है, और ये जो ईट्स वाला पार्ट है आपको इधर लिख देना है। और ये फॉर ऑल वाला आ गया, तो यानी कि आपको निगेशन ये कर देना है, ठीक है। बस सिंपल सा इतना है, तो कैजुअल फॉर्म में ये आपका हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप लोग ज़रूर यूज करिएगा कि अगर इम्प्लाइज दिया है तो इसे आप लोग और में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर फॉर ऑल दिया है तो यहाँ पे आप लोग निगेशन लगा देंगे, और जो एंड दिया रहेगा आप उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद वेल फॉर्म फार्मूला के बारे में, जिसको शॉर्ट में WFF बोलते हैं, ठीक। तो वेल फॉर्म फार्मूला बेसिकली क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक यूजेज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड प्रोपोजिशन, ठीक है। तो प्रोपोजिशन लॉजिक एक सिंबॉलिक एक लैंग्वेज यूज करता है जिसे हम लोग वेल फॉर्म फार्मूला बोलते हैं। तो बेसिकली द सिंटेक्स ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक इजी टू लर्न, इट हैज़ 3 रूल्स, बेसिकली 3 रूल्स हैं वेल फॉर्म फार्मूला के, जो कि काफ़ी सिंपल हैं। आप लोग अभी एक बार देखोगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एनी कैपिटल लेटर बाय इटसेल्फ इज़ अ WFF, ठीक है। तो जो भी कैपिटल लेटर हैं वो आपका वेल फॉर्म फार्मूला के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखो, एनी वेल फॉर्म फार्मूला कैन बी प्रीफिक्स्ड विथ ये, ठीक है, टिल्ट बोलते हैं ना, ऐसे रहता है, तो ये रहता है, ठीक। तो वो आपका वेल फॉर्म फार्मूला होता है। अभी आगे एग्जांपल मैं दूंगा आपको। द रिजल्ट विल बी और वेल फॉर्म फार्मूला 2, मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी आपका वेल फॉर्म फार्मूला होगा। एनी 2 वेल फॉर्म फार्मूलाज कैन बी पुट टुगेदर विथ डॉट, ये जो आपका ऐसे होता है इसे हम लोग बोलते हैं आपका और बोलते हैं, और ऐसे अगर आपका आता है यूनियन टाइप में, और ये 3 बिटवीन देम इनक्लोजिंग द रिजल्ट इन पैरेंथेसिस, दिस विल बी ए वेल फॉर्म फार्मूला 2। चलो कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ।
अब देखो बाई रूल वन के अकॉर्डिंग ये आपका वेल फॉर्म फार्मूला में आता है। तो बाई रूल वन क्या था हमारा, रूल वन था एनी कैपिटल लेटर बाई इट सेल्फ इज़ अ वेल फॉर्म फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गया, तो हो गया। बाई रूल टू सिंस ए इज़ अ वेल फॉर्म फार्मूला, ये जो टिल्ट बना है इसके पहले, तो इसकी बाई रूल टू क्या कहता है, एनी वेल फॉर्म फार्मूला कैन बी प्रीफिक्स विथ, अगर प्रीफिक्स है इससे, प्रीफिक्स मतलब ए लिखा है तो इसके पहले अगर ये आ गया तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आता है तो भी वो वेल फॉर्म फार्मूला होता है। ठीक, तो ये भी आपका वेल फॉर्म फार्मूला हो गया। अब देखो डबल टिल्ट है, ये ना समझना कि ये नहीं वेल फॉर्म फार्मूला है, ये है रूल टू के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका अगेन है वेल फॉर्म फार्मूला। अब देखो ये पैरेंथेसिस के अंदर आता है, यहाँ पे डॉट भी लगा था बाई रूल थ्री। ठीक है, रूल थ्री आपका क्या था, ये वाला रूल थ्री था। तो रील मतलब मैं लिख देता हूँ 1 2 3, रूल थ्री के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा वेल फॉर्म फार्मूला। और ये भी रूल थ्री के अकॉर्डिंग, इसमें बाई रूल टू के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा वेल फॉर्म फार्मूला। अब देखो जो नॉन वेल फॉर्म फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर ये टिल्ट इधर आ गया, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, वेल फॉर्म फार्मूला नहीं होगा। अब देखो ये पैरेंथेसिस लगा है, अब देखो पैरेंथेसिस आर ओनली इंट्रोड्यूस व्हेन जॉइनिंग टू वेल फॉर्म फार्मूला विथ इतना इतना इतना। ठीक है, यानी कि इसे ऐड हो रहना चाहिए पॉइंट लगा के। ठीक है, तभी वो होगा आपका वेल फॉर्म फार्मूला में। अगर वैसे लगा छोड़ दोगे, डॉट आगे कुछ नहीं, या बी वगैरह अगर कुछ नहीं लिखते हो तो भी नहीं होगा। और ये मिसिंग पैरेंथेसिस ऑन द लेफ्ट साइड, एक पैरेंथेसिस यहाँ पे मिसिंग है देखो लेफ्ट साइड में, अगर यहाँ पे रहता तो ये आपका होता है वेल फॉर्म फार्मूला, नहीं है तो नहीं होगा। कैन नॉट बी फॉर्म बाय द रूल्स ऑफ सिंटेक्स, और ये भी एक साथ आ गए, ये भी नहीं होगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि वेल फॉर्म फार्मूला क्या होता है। देखो एग्ज़ाम में आपसे बोल सकता है कि वेल फॉर्म फार्मूला को एक्सप्लेन करो एंड और वहाँ पे लिख सकता है कि इन्फ्रेंस रूल बताओ, इन्फ्रेंस रूल बताओ, मतलब हिंदी में नहीं लिखेगा, मैं ऐसे लिख दिया इन्फ्रेंस रूल बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 इन्फ्रेंस रूल्स मैं बता देता हूँ। तो पहले नंबर पर मॉड्यूस पोनेंस। ठीक है, तो मॉड्यूस पोनेंस के अंतर्गत क्या आता है, एक होता है P और एक होता है P इम्प्लाइज Q। ठीक है, और एक होता है Q। ठीक है, अगर P, ठीक है, P और P इम्प्लाइज Q, अगर ये दोनों ट्रू हैं, ट्रू, तो ही जाके ये आपका जो Q होगा वो भी ट्रू होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि इफ़ आई एम हंग्री देन आई विल ईट। ठीक है, इफ़ आई एम हंग्री देन आई विल ईट, इफ़ आई एम हंग्री देन आई विल ईट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ये हंग्री है P, तभी ये ईटिंग, तभी ये खाएगा, यानी P इम्प्लाइज Q, यानी कि अगर वो भूखा है तो वो खाना खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब देखो पहला स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट 1 हो गया। अब स्टेटमेंट 2 देखो क्या होता है। अब यहाँ पे है कि आई एम हंग्री, तो ये आपका हो गया P। ठीक है, और बचा Q, P टेंस टू Q हो गया, यानी कि ये डिपेंडेंट है इस पे। ठीक है, तो ये उसके बाद हो गया, ठीक है, P आई एम हंग्री P हो गया। अब बचा कि आई विल ईट। ठीक है, यानी कि आप खाना कब खाओगे, जब हंग्री हो गए, यानी कि हाँ ऊपर वाला ट्रू है, P ट्रू है। ठीक है, तो P ट्रू है, तो यानी जब P ट्रू है तो आई एम हंग्री देन आई विल ईट, यानी P टेंस टू Q भी ट्रू है, तो यानी कि आपका Q ट्रू होना ही होना है। ठीक है, Q ट्रू होना ही होना, यानी P भी ट्रू है। इफ़ आई एम हंग्री, यानी आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, तो क्या करूँगा, मैं खाना खाऊँगा। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है, यानी Q भी आपका यहाँ पे ट्रू होगा। फिर मैं दूसरे की बात करता हूँ, तो आपका आता है मॉड्यूस टोलेंस आता है। तो ये कहता है कि अगर इफ़ P टेंस टू Q ट्रू है, ठीक है, एंड Q भी ट्रू है, देन निगेशन P विल ऑल्सो ट्रू। ठीक, अगर P टेंस टू Q ट्रू है और Q भी ट्रू है, देन निगेशन P विल ऑल्सो बी ट्रू।
ठीक है। तो सिंपल सा वही पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं, इफ़ आई एम हंग्री देन आई विल ईट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका P टेंस टू Q, ठीक है, इम्प्लाइज Q। अब ये स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 कह सकता है कि स्टेटमेंट 2 आपसे क्या कह सकता है कि आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। तो यहाँ पर आप सिंपल सा ऐसा लगा देंगे, ठीक। अब देखो स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 3 आपका क्या कहता है कि अगर आई विल नॉट ईट, अगर बोलते हो कि मैं भूखा नहीं हूँ, तो यानी कि आप हंग्री भी नहीं हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे आई एम नॉट हंग्री, तो ये आपका हो जाएगा P, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। अब देखो किस सेंस में आपका ट्रू होगा। अब देखो सबसे पहले तो P एंड Q, देखो P एंड Q अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो जाकर आपका जो P टेंस टू Q, मैं P लिख देता हूँ और Q, अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो जाकर ये आपका ट्रू होगा, ठीक। अगर ये P एंड ये Q, अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तो जाकर ये ट्रू होगा, ठीक है। तभी जाके कंडीशन आपकी सही होगी, नहीं तो बाकी कंडीशन आपका सही नहीं होगा। यानी दोनों फॉल्स होना चाहिए या दोनों ट्रू होना चाहिए, ये चीज़ें होगा। थर्ड वाले पे हम लोग बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसका सिंपल सा रूल है, इफ़ P कंजंक्शन एंड Q अगर ट्रू है, ठीक है, देन Q और P विल ऑल्सो बी ट्रू, ठीक है। तो ये होगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रोलॉग प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक। तो प्रोलॉग प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। तो प्रोलॉग प्रोग्रामिंग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। बाकी जैसे प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं ना, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग प्रोलॉग प्रोग्रामिंग करते हैं। आप लोग लैब वगैरह करते होंगे AI का, तो वहाँ पे आपको काफ़ी प्रोग्राम देखने को मिलते होंगे लिखने के लिए। प्रोलॉग इज़ अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज which means that a program consists of data based on the facts and rule logical relationship rather than computing how to find a solution, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह का डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होता है, जिसका मतलब होता है कि ये प्रोग्राम जो होता है ना, ये डेटा बेस्ड फैक्ट एंड रूल को कंक्लूड मतलब कि ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। उनके बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, ना कि कैसे एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। उसको देखो, प्रोलॉग इज़ अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज दैट मीन्स वी कैन स्पेसिफाई व्हाट प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व रादर देन हाउ टू सॉल्व इट। यानी कि हम इसे यहाँ पर सॉल्यूशन थोड़ी ना देंगे भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, नहीं, यहाँ पर हम इसे चाहते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम, ये देखो यही तो सबसे बड़ी चीज़ है, व्हाट प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व, यानी कि कौन सा प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं वो इसको देंगे और फिर ये चीज़ों को प्रोसेस करेगा। अब देखो, प्रोलॉग इज़ यूज्ड इन सम एरियाज़ लाइक डेटाबेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट इज़ प्रीटी यूजलेस इन सम एरियाज़ लाइक न्यूमेरिकल एल्गोरिदम और इंस्टेंस ग्राफिक्स। यानी कि जो प्रोलॉग है ना, इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स को देते हैं, व्हाट प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं वो इसको देते हैं और फिर ये वहाँ पे सॉल्यूशन देता है। ऐसा नहीं देते हैं कि हाउ टू सॉल्व, इसे कैसे सॉल्व करने, ये नहीं हम इसको बताते हैं। जैसे कि देखो रोबोट प्लानिंग में होता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में होता है, मशीन लर्निंग में होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है, इंटेलिजेंट डेटाबेस रिट्रीवल में होता है। तो यहाँ पर प्रोलॉग प्रोग्रामिंग का यूज होता है। उसके बाद देखो, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है और स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब से मैंने सिंपल से लिखा है वेलकम टू EIOB, ठीक है, तो मैंने लिखा राइट वेलकम टू EIOB, जो मुझे प्रिंट कराना है। NL लिखा, NL का मतलब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। फिर राइट लिखा एग्जाम्पल ऑफ प्रोलॉग, फिर लास्ट में मैंने NL लिखा, ठीक है। और इसका आउटपुट जो मुझे निकल के आया वो मेरा आउटपुट ये आया, ठीक। तो अभी मैं बताता हूँ आउटपुट कैसे प्रिंट हुआ है। द प्रॉम्प्ट इज यूज टू शो दैट द prolog system is ready to specify one or more goals of sequence to the user।
यूजिंग अ फुल स्टॉप वी कैन टर्मिनेट द सीक्वेंस ऑफ गोल्स। अब देखो जो गोल्स है, सीक्वेंस ऑफ गोल्स है, उसे फुल स्टॉप से हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, ध्यान टर्मिनेट कर सकते हैं। और जो एनल है, ये जो एनल है इससे हम लोग न्यू लाइन लाते हैं, न्यू लाइन लाते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे आया ना वेलकम टू EIOB, जब प्रिंट हुआ ना तो देखो यहाँ पे एक एनल आया, तो यानी कि ये तभी ये आपका दूसरे लाइन में प्रिंट हुआ है। अब इस एनल की वजह से आपका एक लाइन और यहाँ पे आया है, ठीक। उसके बाद देखो वेलकम टू EIOB मैंने लिखा राइट के बाद, तो यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया ये। अब राइट के बाद एग्जाम्पल ऑफ प्रोलॉग लिखा, तो ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब prolog.1.pl, PL लिखा है ना, PL मतलब इसका एक्सटेंशन होता है ना, डॉट मतलब कि डॉक्स होता है, PDF होता है, ऐसे ना इस .c होता है, .java होता है, ऐसे प्रोलॉग का PL होता है। तो इसका prolog1 फाइल का नाम है और PL इसका एक्सटेंशन है। तो आई होप की चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम लोग इसका ऐड करते हैं एक्सटेंशन, इसका फाइल ऐसे ही सेव करते हैं। आपको पता होगा कि बूलियन जो होता है वहाँ पे ट्रू एंड फेल होता है, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स में जैसे आप लोग बोल सकते हो कि कैरेक्टर की स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि कैपिटल लेटर से ये आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 जो भी हैं वो आप समझ जाओ। अब देखो कैरेक्टर सीक्वेंस एटम्स, ठीक है। एटम क्या होते हैं, जैसे कि हो गया कि कांस्टेंट कुछ नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं लोअर केस से, ठीक है। स्मॉल लेटर जो होते हैं वो आपके एटम्स में आ जाएंगे। रियल में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, पॉइंट करके जो आता है ना 1.2 1.5, ये सारी चीज़ें आप कहती हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ तो बूलियन आपको समझ में आ गया, ट्रू फेल ये तो लिखा हुआ है। अब वेरिएबल के अंतर्गत क्या होता है, ये आपके स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। मैं लिख देता हूँ स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और इंटीजर 1 2 3 4 5 ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। कैरेक्टर सीक्वेंस में लिख देता हूँ, ये आपके होते हैं स्टार्ट विथ, आपके होते हैं लोअर केस, स्मॉल लेटर बोल सकते हो, लेता हूँ स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो आपको पता ही है 1.5 2.5 ये चीज़ लिख सकते हो। तो यानी कि मैं इतना चीज़ बता दी। अगर प्रोलॉग प्रोग्रामिंग एग्ज़ाम में आपसे पूछने को आता है तो प्रोलॉग प्रोग्रामिंग के बारे में आप थ्योरी लिख दीजिएगा और ये प्रोग्राम आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा और इसका आउटपुट आप लोग, ये हो गया आपका प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लिख देना और ये आउटपुट लिख देना, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ करना। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूनिफिकेशन, ठीक। तो यूनिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर में थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें भी हम लोग ऊपर से समझेंगे जिससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हाँ यूनिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, यूनिफाइड का मतलब क्या होता है। लोग कहते हैं ना यूनिटी लाओ, तो यानी क्या होता है, एकता लाओ। यूनिफाई मतलब क्या होता है, एकीकृत। जो लोग हिंदी जानते हैं, या एकीकृत मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको एकाग्र करना, एक जगह लाना, ठीक है। तो वही होता है यूनिफाई, यूनिटी, यूनिफिकेशन में, ठीक। यूनिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सब्स्टिट्यूट दैट मेक्स टू सेपरेट लॉजिक ऑटोमिक एक्सप्रेशन आइडेंटिकल मतलब होता है समान, एक समान। द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस नेसेसरी फॉर यूनिफिकेशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, एक जगह लाते हैं, ठीक है। अगर दो एक तरह की चीज़ें होती हैं तो उसे हम एक जगह लाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसी को यूनिफिकेशन करते हैं, जो कि यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे AI के अंतर्गत करते हैं ये सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। इट एक्सेप्ट 2 लिटरल्स एज इनपुट एंड यूज सब्स्टिट्यूशन टू मेक देम आइडेंटिकल, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 लिटरल को एक्सेप्ट करता है इनपुट के तौर पे और सब्स्टिट्यूशन को यूज करता है उन सबकी को आइडेंटिकल बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए, ठीक है। लेट psi1 एंड psi2 बी 2 एटॉमिक सेंटेंसेस, अभी आगे दिखाएंगे, एंड बी ए यूनिफायर सच एज psi1 इक्वल टू psi2, यानी यूनिफायर तभी होंगे जब psi1 एंड psi2 इक्वल होंगे, ठीक। और हमारे पास स्टार्टिंग में 2 एटॉमिक सेंटेंसेस होंगे psi1 एंड psi2, ठीक है। देन यूनिफाई psi1 psi2 कैन बी रिटेन, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि हाँ psi1 और psi2 यूनिफाई हैं, ठीक है, ठीक। उसका देखो एग्जांपल के तौर पे फाइंड द MGU
ठीक है। फाइंड द MGU, MGU मतलब होता है मोस्ट जनरल यूनिफायर, मोस्ट जनरल यूनिफायर, ठीक है। तो ये आपका होता है MGU, ठीक है। तो लेट साई1 इक्वल टू किंग एक्स, साई2 इक्वल टू किंग जॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फाइंड MGU ऑफ यूनिटी किंग एक्स एंड जॉन, किंग जॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे साई1 को, किंग जो किंग एक्स है इसको हम साई1 मान लेते हैं, और जॉन, किंग जॉन जो है इसे हम लोग मान लेते हैं साई2, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने दिया है साई1 एंड साई2 कैसे एज्यूम करते हैं। तो अभी आगे मैं एल्गोरिदम पूरा बताऊंगा और एक क्वेश्चंस भी बताऊंगा सॉल्व करके कि ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। कंडीशंस कुछ होती है यूनिफिकेशन की, जैसे कि ये नीचे जो दिया हुआ है कुछ कंडीशन, जैसे एटम्स और एक्सप्रेशंस। एटम्स मैंने बताया स्मॉल लेटर्स की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एटम्स कहते हैं उन्हें विथ वेरियस प्रीडिकेट सिंबल्स कैन नेवर बी यूनाइटेड, ठीक है। एटम्स और एक्सप्रेशन विथ वेरियस प्रीडिकेट सिंबल्स कैन नेवर बी यूनाइटेड, वो यूनाइटेड नहीं होंगे। बोथ फ्रेजेज मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ आर्गूमेंट, जो भी फ्रेजेज हैं उनके सेम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स होने चाहिए। इफ़ टू कंपेरेबल वेरिएबल्स अपीयर इन द सेम एक्सप्रेशन यूनिफिकेशन विल फेल, अगर दो कंपेरेबल वेरिएबल्स अपीयर होते हैं सेम एक्सप्रेशन के अंतर्गत तो वहाँ पर यूनिफिकेशन फेल हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले एल्गोरिदम समझो, एक एल्गोरिदम पूछ लेता है एग्ज़ाम में काफ़ी बार लिखने के लिए, और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हूँ, इसे भी मैं भी समझाता हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप 1 में बिगिन बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूट सेट एम्पटी, ठीक है। बिगिन द मेकिंग द सब्स्टिट्यूट सेट एम्पटी, यहाँ से स्टार्ट करना है। उसको स्टेप 2 में यूनिफाई एटॉमिक सेंटेंस इन रिकर्सिव मैनर, जो भी एटॉमिक सेंटेंसेस स्मॉल लेटर वाले उनको आइडेंटिफाई करना है। चेक फॉर एक्सप्रेशन दैट आर आइडेंटिकल, कुछ एक्सप्रेशंस को चेक करना है जो आइडेंटिकल हैं, समान है, ठीक है। इफ़ वन एक्सप्रेशन इज वेरिएबल वी साई आई एंड द अदर इज टर्म टी आई विच डज नॉट कंटेन वेरिएबल वी आई, देन सब्स्टिट्यूट टी आई बाई वी आई, यानी ध्यान देना ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। एक्स की वी आई के जगह पर टी आई को प्लेस करना है, देखो वी आई की जगह पे टी आई को प्लेस करना है, समझ गए, वी आई की जगह पे टी आई को प्लेस करना है, ठीक। ऐड टी आई वी आई की जगह पे टू द सब्स्टिट्यूशन सेट लिस्ट, इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर फंक्शंस देन फंक्शन नेम मस्ट बी सिमिलर एंड द नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी सेम इन बोथ एक्सप्रेशन, जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे वो दोनों में सेम दिखेंगे। कैसे सेम दिखेंगे अभी मैं बताऊंगा। फाइंड द मोस्ट जनरल यूनिफायर MGU फॉर ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्टेटमेंट्स इफ एग्जिस्ट। तो कैसे होता है, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ यूनिफाई करो नोज रिचार्ड एंड एक्स, नोज रिचार्ड जॉन, यानी कि जो रिचार्ड है वो एक्स को जानता है, एक्स जो है रिचार्ड को जानता है, जॉन है वो रिचार्ड को जानता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूनिफाई करें कैसे, साई1 मैंने किया नोज रिचार्ड एक्स एंड साई2 किया नोज रिचार्ड जॉन, ठीक। अब देखो स्टेटमेंट 0 में सबसे पहले आपका क्या आता है, नोज रिचार्ड एक्स, ठीक है, और नोज रिचार्ड जॉन, इतना चीज़ लिख दिया आपने। अब देखो एस सब्स्टिट्यूशन थीटा में जाएंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आया, ये वाला सब्स्टिट्यूट करने के लिए आ गया। तो यानी एक्स की जगह पे हम जॉन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, या हम इस मतलब जॉन की जगह देखो हम ये भी लिख सकते हैं एक्स और जॉन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जॉन / एक्स, यानी एक्स की जगह पे हमें जॉन को प्लेस करना है। तो स्टेटमेंट 1 आपका हो जाएगा नोज रिचार्ड जॉन। अब देखो एक्स की जगह पे हमने जॉन लिखा और जॉन की जगह तो जॉन रहेगा ही, यानी कि ये जो दोनों आपको देखने को मिल रहा है क्या ये सेम है, हाँ सेम है, तो सक्सेसफुली यूनिफाइड हो जाएगा। और यूनिफायर में आपका हो जाएगा जॉन बाई एक्स, यानी कि ये आपका यूनिफायर हो जाएगा और ये सक्सेसफुली यूनिफाइड है, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिफिकेशन आपका काम करता है। तो सिंपल सा अगर आएगा तो किसी एक को उठाना और वहाँ से आप लोग इनपुट करके देखना, और पुट करने के बाद अगर दोनों सेम आता है तो आपका यूनिफाइड वो हो जाता है। तो यूनिफिकेशन में ये सारी चीज़ें लिखिएगा और एक एग्जांपल दे दीजिएगा, आपका आंसर सही रहेगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग के बारे में। तो बेसिकली फॉरवर्ड चेनिंग इज आल्सो नोन एज फॉरवर्ड डिडक्शन और फॉरवर्ड रीजनिंग मेथड when using an inference engine. Forward chaining is a form of reasoning
which start with atomic sentences in the knowledge base and applies inference rules. Modus ponens मैंने पीछे बात किया था, वो करते हैं in the forward direction to extract more data until a goal is reached. फॉरवर्ड का एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझना कि ये डेटा ड्रिवन होता है, ठीक है। यहाँ पे डेटा अवेलेबल होता है, ध्यान देना, डेटा के बेस पे ही ये गोल तक जाता है, ठीक है। इसके बाद डेटा होता है और डेटा के बेस पे ही ये गोल तक जाता है, डेटा अवेलेबल होता है, इसके बाद डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसके बाद डेटा होता रहता है, आता रहता है और ये गोल तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि देखो, इसको डेटा चाहिए, ये डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, यानी जितना सारा डेटा रहेगा उतना जल्दी वो गोल तक रीच करेगा। तो ये फॉरवर्ड चेनिंग होता है, ये गोल को मतलब ये डेटा को कलेक्ट करता जाता है मॉडस पोनेंस के थ्रू, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, और फिर वो गोल को रीच करता है, ठीक। द फॉरवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम स्टार्ट विथ फ्रॉम फैक्ट्स, ट्रिगर्स एंड ऑल rules whose premises are satisfied and at their conclusion to the known facts. This process repeats until the problem is solved. तो ये जो होता है ना, ये प्रोसेस आपका ऐसा चलता रहता है जब तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है फॉरवर्ड चेनिंग की? जैसे देखो, ये होता है डाउन अप अप्रोच होता है, ठीक है, मूव करता है बॉटम से टॉप की तरफ, ऐसे मूव करता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन नोन फैक्ट्स और डेटा। ये बेसिकली जो भी कंक्लूजन करता है वो डेटा के बेस पे ही करता है, जो भी फैक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग गोल तक जाता है, बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड रीच द गोल स्टेट, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट से शुरू करता है, गोल स्टेट तक जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा ड्रिवन एज वी रीच टू द गोल यूजिंग अवेलेबल डेटा। यानी देखो, फॉरवर्ड चेनिंग क्या करता है, इसमें ये होता है गोल डेटा ओरिएंटेड होता है। ध्यान देना, एग्ज़ाम में ये हाईलाइट करके लिखना कि ये डेटा ओरिएंटेड होता है एंड बेस्ड अपॉन द डेटा फॉरवर्ड चेनिंग, इन फॉरवर्ड चेनिंग टेक्स्ट डिसीजन टू रीच द गोल्स, ठीक है। ये डेटा के अकॉर्डिंग ही ये आपका डिसीजन लेता है और गोल तक पहुंचता है। फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच इज़ कॉमनली यूज्ड इन एक्सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एक्सपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं जैसे कि सच एज क्लिप्स, बिजनेस एंड प्रोडक्शन रूल सिस्टम, इन सारी जगह पे फॉरवर्ड चेनिंग का यूज होता है। अब बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है? बैकवर्ड चेनिंग का मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है, गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है, गोल ड्रिवन होता है। और इसमें जो होता है गोल का जो स्टेट होता है, जी स्टेट यानी कि गोल स्टेट, इसमें गिवन होता है, इसमें गोल गिवन दिया रहता है। अब उस गोल पहले ही दे दिया जाता है इसको कि भाई साहब तुम्हारा गोल ये है, अब तुम कैसे करोगे ये तुम पे डिपेंड करता है, कैसे पहुंचोगे वहाँ तक। बैकवर्ड चेनिंग इज ऑल्सो नोन एज बैकवर्ड डिडक्शन और बैकवर्ड रीजनिंग मेथड व्हेन यूजिंग इन्फ्रेंस इंजन। बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम इज ए फॉर्म ऑफ रीजनिंग विच स्टार्ट विद द गोल एंड वर्क्स बैकवर्ड चेनिंग थ्रू रूल्स टू फाइंड नोन फैक्ट्स एंड सपोर्ट द गोल। यानी कि ये डेटा एंड फैक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, इसके पास गोल पहले ही रहता है, यानी कि ये बैकवर्ड की तरफ चलता है। अब सिंपल सा अपोजिट उसका होगा, इट्स नोन एज टॉप डाउन अप्रोच। बैकवर्ड चेनिंग इज़ बेस्ड ऑन मॉडस पोनेंस इन्फ्रेंस रूल्स, पीछे मैंने इन्फ्रेंस रूल्स बताया था। इन बैकवर्ड चेनिंग द गोल इज ब्रोकन इनटू सब गोल्स एंड सब गोल्स टू प्रूव द फैक्ट्स ट्रू, ठीक है। तो जो भी गोल्स होते हैं उन्हें सब गोल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्स को हम लोग ट्रू करते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ गोल ड्रिवन अप्रोच, मैंने पहले ही बता दिया, गोल ओरिएंटेड होता है। एज ए लिस्ट ऑफ गोल्स डिसाइडेड विच रूल्स आर सेलेक्टेड एंड यूज्ड, ठीक है। उसका देखो, बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम यूज इन गेम थ्योरी में यूज करते हैं, ऑटोमेटेड थियरम प्रूवन टूल्स में करते हैं, इन्फ्रेंस इंजन्स में करते हैं, प्रूफ असिस्टेंस में करते हैं एंड वेरियस AI एप्लीकेशंस में करते हैं। द बैकवर्ड चेनिंग मेथड मोस्टली यूज इन डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटजी फॉर प्रूफ। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग। उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो मैंने पीछे बताया वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। जैसे कुछ देख लेते हैं कि सिंपल से आपको याद कर सकती है। देखो, ये बॉटम अप्रोच होता है, ये टॉप डाउन होता है, ठीक है। अब देखो, ये BFS अप्लाइज होता है यहाँ पे, और यहाँ पर DFS होता है, ठीक है।
और इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये इस डायरेक्शन में चलता है, डेटा से गोल की तरफ चलता है, और ये पीछे की तरफ आता है, यानी कि गोल से फैक्ट्स की तरफ आता है। ठीक है, फैक्ट से डेटा की तरफ आता है। और फॉरवर्ड चेनिंग इज एंड फॉर एनी कंक्लूजन, लास्ट तक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए करता है, गोल तक। और बैकवर्ड चेनिंग इज ओनली एंड फॉर रिक्वायर्ड डेटा, ये रिक्वायर्ड डेटा की तरफ आता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं रिजोल्यूशन इन प्रेडिकेट लॉजिक। तो रिजोल्यूशन इन प्रेडिकेट लॉजिक की बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो, रिजोल्यूशन इज़ अ थ्योरम प्रूविंग टेक्निक्स दैट प्रोसीड बाय बिल्डिंग refutation proofs by contradictions. It was invented by a mathematician John Allen Robinson in year 1965. तो जो भी रिजोल्यूशन प्रेडिकेट लॉजिक का है, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग, और एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप इसकी थ्योरी को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और स्टेप्स जो हैं रिजोल्यूशन के क्या था, कन्वर्जन ऑफ फैक्ट्स इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, कन्वर्ट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट इनटू CNF। ठीक है, उसके बाद आपका था CNF मतलब क्लोज नॉर्मल फॉर्म, निगेट द स्टेटमेंट विच नीड्स टू प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, निगेशन, ऐसे वाला सिंबल जो था। ड्रॉ रिजोल्यूशन ग्राफ, उसके बाद रिजोल्यूशन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली ये चारों चीज़ों का अलग अलग एक वीडियो बनेगा, जिसमें बहुत डिटेल से चीज़ों को आपको बतानी पड़ेगी। जैसे कि पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का कन्वर्जन बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका CNF में कन्वर्जन यानी क्लोज नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन बताना पड़ेगा, फिर निगेशन वाला, फिर लास्ट में ग्राफ डिज़ाइन होता है वो चीज़ बताना पड़ेगा। यानी कि इसकी कम से कम 30-40 मिनट की एक वीडियो बनाओ तो सारी चीज़ें कवर होंगी। तो एग्ज़ाम में उतना डीप से शायद ना पूछे, तो अगर इतना आएगा तो आप इन सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो, कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक मैंने बताया था ना, जॉन लाइक्स फूड वाला, तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला आपको दूसरा चीज़ देखना पड़ेगा। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। तो चलो इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में। पहले पॉइंट पे, ह्यूमंस आर बेस्ट एट अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉलेज। जो ह्यूमंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है चीज़ों को समझना, रीजनिंग में और नॉलेज को इंटरप्रेट करने में। और जो इंसान होता है वो काफ़ी चीज़ों को जानता है, जैसे कि विच इज़ नॉलेज एंड एज पर देयर नॉलेज दे परफॉर्म वेरियस एक्शंस इन द रियल वर्ल्ड। तो जाहिर सी हम लोगों के पास है, हम लोग के पास दिमाग में डेटा होता है, नॉलेज है, उस बेस के अकॉर्डिंग ये हम लोग इस वर्ल्ड में किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो फ़ोन उठा के कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, या हमें कोई गाली देता है तो उसे, मतलब गाली नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी उसे उसको सबक सिखाते हैं या गाली देते हैं। तो अब वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई गाली दो, नहीं गाली मत दो, लेकिन होता है यार, जब सर से ऊपर पानी जाता है तो फिर लाओ इसको पानी में डुबो ही देते हैं। ठीक है, तो वो अलग की चीज़ होती है। मैं जस्ट मजाक के लिए गाली वाला चीज़ यूज़ किया हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन जो होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, तो वो बहुत सारे नॉलेज को यूज़ करता है इस रियल वर्ल्ड में एक्शंस को परफॉर्म करने में। ठीक है, अगर इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो भाई दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो कि मतलब आप ऐसा नहीं रह सकते कि आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हैं, नहीं, आपको इस दुनिया के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना पड़ेगा। ठीक, बट हाउ मशीन डू ऑल दिस थिंग्स कम अंडर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। अब देखो, अब तो आप सोच लिए ना कि मुझे ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर एक मशीन को बोल दिया जाए भाई, अगर सामने वाला तुमको मार रहा है या सामने वाला तुमको गाली दे रहा है या सामने अच्छी चीज़ दिख रही है तो फ़ोटो कैसे क्लिक करना है, कैसे जवाब देना है, ये एक मशीन कैसे करेगी, समझ रहे हो, कैसे चीज़ें करेगी। तो यही चीज़ आ जाती है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इस मशीन के अंतर्गत, यानी कि उस नॉलेज को कैसे मशीन के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग KR एंड KRR इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग है, ये आपकी आ जाती है एक पार्ट के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, विथ कंसर्न विथ AI एजेंट्स। AI एजेंट्स मैंने पिछले यूनिट्स में बात किया था क्या होता है। तो विच कंसर्न विथ AI एजेंट्स थिंकिंग एंड हाउ थिंकिंग कंट्रीब्यूट्स टू इंटेलिजेंस बिहेवियर ऑफ एजेंट्स। तो यानी कि वो एजेंट्स कैसे
एजेंट्स का बिहेवियर क्या होगा, वो लोग बिहेव कैसे करेंगे, चीज़ों को कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ही तय करती है। रीजनिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। अब देखो, हम आपको कोई चीज़ें दिखाएंगे जिस तरीके से, आप वैसे ही रिएक्ट करोगे ना, वैसे ही बिहेव करोगे ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंप्यूटर को जो रियल वर्ल्ड की चीज़ें, इन्फॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर को इस तरह से दिखाई जाए ताकि वो समझ सके। तो ये जो एजेंट्स होते हैं काफ़ी, मतलब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंप्यूटर को सही चीज़ें दिखाएं, ठीक है। एंड कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सच ए डायग्नोसिस ऑफ मेडिकल कंडीशन और कम्युनिकेटिंग विथ ह्यूमन इन नेचुरल लैंग्वेज। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है अगर ये सही राइट इन्फॉर्मेशन जाता है रियल वर्ल्ड का। जैसे कि एक मशीन एक इंसान की तरह बात कर सके और मेडिकल के फील्ड में डायग्नोसिस वगैरह करना, तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से तभी कर पाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ वे विच डिस्क्राइब्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नॉलेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या करता है कि ये भी डिस्क्राइब करता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली एक तरह का, बस ऐसा नहीं होता है कि डेटा को स्टोर करना, ठीक है, किसी डेटाबेस में किसी डेटा को स्टोर करना, बस ये नहीं होता है, बल्कि इट्स इनेबल्स इंटेलिजेंट मशीन टू लर्न फ्रॉम दैट नॉलेज। बल्कि ये भी इनेबल करता है कि जो इंटेलिजेंस मशीन होती है उस नॉलेज से लर्न कर सके, ठीक है, एक्सपीरियंसेस से वो लर्न कर सके, जो कि वो इंटेलिजेंटली वो बिहेव कर सके एक इंसान के जैसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत। उसके बाद आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि व्हाट टू रिप्रेजेंट, ठीक है। फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ नॉलेज विच नीड टू रिप्रेजेंट इन एआई सिस्टम, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, ऑल फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट इन आवर डोमेन, जैसे कि गिटार्स कंटेंट्स स्ट्रिंग्स, जो गिटार्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स को कंटेन करते हैं। ट्रम्पेट्स जो होते हैं वो आर ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक। दी ऑब्जेक्ट्स में आ गया। इवेंट्स में जैसे होते हैं, इवेंट्स आर द एक्शंस विच अकर इन आवर वर्ल्ड, जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं एक तरह के एक्शंस होते हैं जो इस वर्ल्ड में हो रहे होते हैं। परफॉर्मेंस, इट डिस्क्राइब्स बिहेवियर विच इन्वॉल्व्स नॉलेज अबाउट हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है, हाउ टू डू थिंग्स, ये आपके परफॉर्मेंस में आते हैं। ऐसे मेटा नॉलेज होता है, इट्स नॉलेज अबाउट व्हाट वी नो। आपको पता है कि मेटा डेटा क्या होता है, कि डेटा की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो मेटा डेटा में होता है। तो मेटा नॉलेज ये होता है कि नॉलेज अबाउट व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं इसका भी इन्फॉर्मेशन कहीं रहना चाहिए कि हम क्या क्या जानते हैं, ठीक है। मेरे पास नॉलेज है मान के चलो जावा का, तो उसका नॉलेज कहीं होना, उसका भी इन्फॉर्मेशन कहीं होना चाहिए कि हाँ इसके पास जावा की नॉलेज है। आपके पास सी की नॉलेज है तो किसी को पता होना चाहिए कि हाँ इसको भी सी की नॉलेज है, यानी कि आपके नॉलेज की इन्फॉर्मेशन कहीं और पे है। फैक्ट्स और नॉलेज बेस, ये सारी चीज़ें होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। चलो इसके बाद जो होता है टाइप्स ऑफ नॉलेज, किस किस तरीके के आपके जो होते हैं वो नॉलेज होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं चलो एक बार बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपका आता है डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है, डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसकी मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले नंबर पे इसकी बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपके होते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट फैक्ट्स होते हैं जैसे कि डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है नो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानना, जैसे कि किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना, किसी फैक्ट को समझना, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में समझना, ठीक है। तो ये आपकी आ जाती है डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंतर्गत, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है प्रोसीजरल नॉलेज। तो प्रोसीजरल नॉलेज आपका यहाँ पर आ गया है ये दूसरे नंबर पे। तो ये आपका होता है रूल प्रोसीजर, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोसीजरल नॉलेज होता है, तो ये जो होते हैं एक तरह का जो नॉलेज होता है ना, वो ये बताता है कि किसी चीज़ को कैसे करना है, ठीक है, किसी चीज़ को कैसे करना है। प्रोसीजर होता है, टीचर कहते हैं कि यार ऐसे मत लिखो, ऐसे ना क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक प्रोसीजर को फॉलो करो तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा तुमसे। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे रूल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो यही होता है प्रोसीजरल नॉलेज में कि एक तरह का नॉलेज ही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी चीज़ को कैसे करना है, ठीक है, किसी चीज़ को कैसे करना है। तो आपका आ जाता है कि प्रोसीजरल नॉलेज में आपका आ जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर बात करते हैं मेटा नॉलेज।
नॉलेज अबाउट नॉलेज, वही मैंने जो सी एन जावा का एग्जांपल बताया था कि वही आपका आ जाता है नॉलेज अबाउट नॉलेज। मेटा मतलब मेटा डेटा मतलब डेटा का इन्फॉर्मेशन कहीं पर हो। उसके बाद आपका आ जाता है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। तो फोर्थ नंबर पर जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ये आपका जो प्रीवियस नॉलेज होता है, ठीक है, प्रीवियस जो अप्रोचेज होते हैं उसके बेस पे, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेस पे ये सारी चीज़ों को करता है, ठीक है। तो इसीलिए हो जाता है ये रूल ऑफ थंब, ठीक। उसके बाद लास्ट में आपका आता है और स्ट्रक्चरल नॉलेज, ठीक है, 5वें नंबर पे। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल नॉलेज आपका क्या करता है कि ये बेसिक नॉलेज होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। और जो ये बेसिकली एक तरह का, और ये भी डिस्क्राइब कर रहा होता है रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को भी ये आपका डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ समझ में आई होगी एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ़ यू जिन लोगों ने वीडियो देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।